और सर उसके पहले भी है डू यू नो वाला। Okay, no issues. Now there is no need to speak. Okay, you can mute yourself. Otherwise, I will mute you. Okay, depends on you. What you think. Okay, you are already muted. Good. Okay, let's go ahead. Agriculture in India. Okay, we have seen overview. Now we'll learn about how it is happening. Okay, the part of India, the system of agriculture, how Indians do it. Okay, because we are different from others. इंडिया में सारे काम अलग तरीके से होते हैं, आपको पता है ना। देखो, पूरे दुनिया में काम करने के तरीके अलग होंगे और इंडिया में काम करने के तरीके अलग होंगे। मतलब जो लोग इतना सारा टाइम निकाल के जो काम नहीं कर पाते, इंडियंस वो फटाक से कर लेते हैं। ओके, वो कैसे कर लेते हैं वो अलग बात है, उसके लिए नए नए रास्ते अपना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। ओके, जुगाड़ बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं? जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ कर लेना, किसी भी काम का जुगाड़ है ना। हाँ, तो वो हम कर ही लेते हैं। अब फार्मिंग में भी ऐसा कुछ किया होगा, है ना। आपको क्या लगता है हमने नहीं किया होगा? कुछ तो जरूर किया होगा, तो वो पढ़ेंगे आज। ओके, कहाँ कहाँ क्या काम किया है, स्पेशल तरीका कौन सा था वो काम करने का, और दूसरे लोग उस काम को किस तरीके से कर सकते थे जो हम करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो कैसे होता है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। जो पहला टॉपिक है आपका, ओके, फार्म सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम या फार्म सिस्टम बोल सकते हैं। फार्म का मतलब आपको पता है ऑलरेडी। फार्म मतलब वैसा मत बोलना कि सर फार्म मतलब फार्म। ओके, जो आप लोग सुनने जाते हैं ना, उस फार्म की बात नहीं हो रही है। ओके, वो खेतीवाड़ी वाला, खेतीवाड़ी नहीं, कुछ लोगों को लगेगा कि खेतीवाड़ी ओके, तो उस फार्म की बात नहीं, मतलब वहां पर नहाने जाते हैं वो वाला, ऐसा लगेगा। हम लोग जिस फार्म की बात कर रहे हैं वहां पे आ जाते हैं। हाँ, वो फार्म की बात नहीं हो रही, एक्चुअली वो फार्म ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल फार्म की बात हो रही है, राइट। जिसमें आप लोग बहुत बार गए हो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अलग अलग टाइप का, ओके, वहां पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी फार्म में, ओके, जो ग्रो की गई है, तो वो सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वो क्यों, कैसे, ये सारी चीजें हैं वो बाकी अभी पढ़ना, ओके, उसी को पढ़ लेंगे हम लोग अभी। देखो, मैंने आपको ऐसा बताया था आगे कि इंडिया में कुछ सिस्टम्स है, ओके, जो आपको और जगह नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से फार्मिंग हो रहा है, ओके, कुछ नया नहीं है। तो उस टाइम से लेके आज तक हम वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो हमारे यहाँ जो लोग फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो कैसे कर रहे हैं काम, उनको जरा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में है, तीन चीजें याद रखनी है आप लोगों को। फार्मिंग का जो लियो, अभी ठीक है, ऐसा हो जाता है बोलो। अगर नेटवर्क इश्यू आ जाए तो भाई एज इट इज रहना, मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, घूम फिर के तो आपके पास ही आना है, कहाँ जाएंगे, है ना। तो यस सर, कभी कभी आवाज कट रही है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग याद रखना। कौन सा सब आप बोलना नहीं है, मुझे बोलना है। ओके, आप अपना मुंह जो है उसको विराम देंगे, शांति देंगे। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, याद रखना। कौन सा? सबसिस्टेंस। जिनको बोलना है अच्छी बात है, नया घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड पार्ट। उसके बाद एक और है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझ लेते। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना एग्जाम में आपको, तो उस टाइम पे कैसे करोगे? ओके सर, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं बोलना बाद में बेटा, लिखना तो लिखना है। ओके, सो सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहले देखते हैं। देखो, आगे का जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होगा। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्म्स फैमिली। जो फार्मर का फैमिली होता है ना, उसके लिए इनफ लैंड है, मतलब उसकी जरूरतें खत्म हो जाए। ट्रेडिशनली टाइप से वो फार्मिंग कर रहा है, लो लेवल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, हाउस होल्ड थिंग्स और लेबर वगैरह घर से यूज कर रहा है। आउटपुट कम आएगा क्योंकि इनपुट कम देगा। ओके, फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
इसका मतलब मान लो कि 6 लोगों का एक फैमिली है और 6 लोग साथ में मिलकर फार्मिंग करते हैं, मतलब वही लोग लेबर्स का काम भी करेंगे, ओके, बाकी के जो मशीन है वो कम यूज करेंगे, छोटी बड़ी दूसरी जो चीजें है उसका यूज करेंगे और फार्मिंग करेंगे, उसको बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब कम लोग अपने फैमिली को चलाने के लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग का पैटर्न है, उस फार्मिंग के पैटर्न को बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। डन। नाउ सेकंड वन, इंटेंसिव। देखो यहाँ पे भी एक वर्ड है इंटेंसिव। इंटेंस मतलब क्या? इरादा। ओके, मतलब हम किसी गोल को हासिल करने का ओके इंटेंस रखते हैं और जो काम करेंगे, तो फार्मर्स भी ऐसा काम करेंगे, उनका भी कोई गोल होगा फार्मिंग में कि इतना आउटकम लेना है, इसके लिए इतनी दवाई लगाएंगे, ओके, इतना फर्टिलाइजर्स लगेगा, इतने पैसे खर्च होंगे, इतने लेबर्स चाहिए, ऐसा सारा पहले से डिसाइड करके रखेगा क्योंकि उसको आउटकम ज्यादा लेना है। तो वो वाला जो सिस्टम है उसको बोलेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या बोलना चाहेगा। अ फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। अब देखना यहाँ उसमें क्या था, आगे वाले में बहुत कम टूल्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे टूल्स का यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे लेबर्स ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे लेबर्स घर के ही थे, ज्यादा नहीं थे। देन क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल। अब देखो अच्छी जमीन होगी, फर्टाइल लैंड होगी, वहां पे करेंगे। तो प्रिमिट ग्रोइंग और मोर देन वन क्रॉप। अब ये लोग पुराना जो पैटर्न है ग्रो करने का, या तो उसको यूज करेंगे या फिर ऐसी चीज को यूज करेंगे जो बरसों से उनके पापा दादा जो भी यूज करते आ रहे हैं वो सारे। राइस इज द मेन क्रॉप हियर, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये सारी चीजें होती है, ओके। थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो होगा वहां पे ये फार्मिंग आपको देखने को मिलेगा। थिकली पॉपुलेटेड का मतलब पता है ना, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया में तो आप कहीं पे भी चले जाओ बहुत ज्यादा ही लोग रहते हैं, ओके, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ओके। तो आपको लगेगा सर 1.35 करोड़ पीपल है इंडिया में, ओके। सब जगह पे जहाँ यहाँ पे भी जाओ भीड़ ही दिखती है, और सूरत में तो आपको पता ही है माहौल कितना खतरनाक है, ओके। इवनिंग को बाहर गए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि रोड से बाहर कैसे निकले। तो वो वाला मैटर नहीं है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, हम फार्म की बात कर रहे हैं, ओके। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग याद रखना, ओके। उसके बाद थर्ड टॉपिक जिसको पढ़ेंगे हम लोग, उसी का सब पार्ट या फिर थोड़ा बहुत चेंज है, समझ लेते क्या है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग्स। याद रखना वर्ड पहले आया है प्रिमिटिव, ओके। प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, ओल्ड। जिन चीजों को सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिस सिस्टम को, ओके, जिस पैटर्न को सालों से यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव, ओके। प्रिमिटिव मतलब ये होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा होता है नॉमेडिक हर्डिंग्स। ये दो वर्ड समझ लेते पहले। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है शिफ्ट होते रहना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप लोग अगर फार्मिंग कर रहे हो, मान लो कि सूरत में 1 साल किया, ठीक है, उसके बाद किसी और जगह चले गए, ओके, नवसारी चले गए, शिफ्टिंग हो गए, मतलब आपका शिफ्टिंग हो गया नवसारी, ओके। उसके बाद आप लोगों को वहां पे भी ठीक नहीं लगा फार्मिंग करना, आप चले गए वलसाड़, ओके, शिफ्ट हो गए, मतलब वहां पे आपको मजा नहीं लेनी है एक्चुअली। ये क्यों घूमते रहते थे वो बताऊंगा मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए, तो ये लोग घूमते रहते वन बाय वन प्लेसेस जो है वो चेंज करते रहेंगे, ओके। कुछ लोगों को मजा नहीं आती ना, पहले ए में जाएंगे, पर वैसा ए में मजा नहीं है, मुझे बी में दे दो, मतलब क्लास चेंज कर दो मेरा, बी में चले जाते हैं, ओके। बी में जाके पता चलेगा यहाँ पे तो और भी प्रॉब्लम्स है, बोले सर बी में नहीं सी में छोड़ दो, ओके। सर अगर उनको छोड़ सी में रख देते हैं तो उनको पता चलता है ये तो ए और बी से भी डेंजरस है, तो वो पहले वाला ठीक था, बोलते सर मुझे ए में ही रखो, ओके। हाँ, तो वो जो होते हैं ना उसको भी शिफ्टिंग बोल सकते हैं आप। और कुछ लोग होते हैं ना क्लास में ही शिफ्ट होते रहते हैं। सर आपने ये समझाया था। यार भाई रुकना एक मिनट, क्लास में भी शिफ्ट होते रहते, पहली बेंच पे बैठेंगे, बाद में पता चला सर की नजर तो हम पे ही रहती है, कुछ भी कांड करते पता चल जाता है, तो क्या करेंगे शिफ्ट, ओके, थर्ड बेंच। उसके बाद पता चला कि वो थर्ड पे भी लोचा है ये तो,
बाजू वाला ठीक ठाक नहीं है, वो हमसे भी डेंजरस है, वो हमें परेशान कर रहा है, वो छोड़ के लास्ट बेंच पे पता चला कि सर की तो आवाज ही नहीं आ रही है, यहाँ बैठ के क्या फायदा। ओके, वापस पता चला पहले ही ठीक थे। बस कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है। ओके, अब देख लेते हैं क्या माहौल है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये जो लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट में नहीं मानते थे, मतलब एक ही जगह पे रुकने में नहीं मानते थे। जो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जो लोग थे वो एक ही जगह पे नहीं रहा करते थे, वो लोग अलग अलग जगह पे रहा करते थे, मतलब अपनी प्लेस अपनी जरूरत के हिसाब से शिफ्ट हो जाते। अब उसका रीजन क्या था शिफ्टिंग के पीछे का, वो थोड़ा समझना है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्या जरूरत है शिफ्ट होने की। तो देखो, पहले जो लोग थे उनका जो ऑक्यूपेशन था वो कोई फाइनल नहीं था। जो फार्मर्स थे, ओके, वो जंगल प्रोडक्ट्स का यूज करते थे, जंगल में रहते थे। अब मान लो कि जंगल में ट्रीज कम हो गए, ओके, काट दिए गए, बाद में वहां फ्रूट्स मिलते वो नहीं मिल रहे हैं, शिकार करके अपना घर चलाता तो शिकार नहीं मिल रहा है, खाने के लिए क्या चाहिए उनको, राइट, तो फूड नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वो जगह छोड़ के जहाँ पे उनको फूड मिलेगा ऐसे जगह पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जहाँ पे बाकी की सहूलतें सुविधाएं मिलेगी, ओके, वहां पे चेंज कर लेंगे, चले जाएंगे। तो ये जो पैटर्न था, ओके, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसीलिए ज्यादा थे। मतलब आपको ऐसा लगा सर उनको तो मजा थी ना, एक से जगह दूसरी जगह घूमते रहो, आपको क्या लगता है अच्छा था। ओके, आपको कोई बोला अपना घर छोड़ दो और कल कहीं और शिफ्ट हो जाओ, परसों कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तीसरे दिन कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कैसा लगेगा, नहीं ठीक लगेगा आपको। तो उनको भी ठीक नहीं लगता था, लेकिन प्रॉब्लम्स थी ना साथ में इतनी, तो उनको जाना पड़ रहा था। ओके, इसीलिए, वरना आपको लगा मजे ही मजे होंगे ना, आपको भी ऐसा लगे हर दिन क्लास चेंज कर लेना, ए में से बी में, बी में से सी में, सी में से डी में, चल बस चलते रहो यहाँ से वहां, वहां से वहां। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, और आपके लिए तो नहीं हो सकता। ओके, फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि हमने परमानेंट सेटलमेंट किया ना, ए में ही बैठना है, बी वाला बी में ही बैठेंगे, ये परमानेंट सेटलमेंट है। उस टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, प्रॉब्लम ये थी। ओके, तो आप ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये लोग शिफ्ट होते रहते एक जगह से दूसरी जगह, और फार्मिंग भी प्लेस चेंज करेंगे तो फार्मिंग का एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो वैसे फार्मिंग का जो एरिया था वो चेंज हो जाता था। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, वैसे एक और बात है, इनकी फार्मिंग जो थी किस पे डिपेंडेंट थी, बारिश पे। ओके, ऊपर वाले की बात है ना, बारिश आएगी तभी तो सही से होगा, अगर बारिश नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी एरिया में ये लोग रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, और वहां पे बारिश नहीं हुई, क्या करेंगे, शिफ्ट, जहाँ बारिश अच्छी हुई है, जहाँ पानी है, ओके, जहाँ पे ग्रो अच्छे से हो सकता है, वैसी जगह पे ट्रांसफर कर लेंगे, राइट। तो इसीलिए सॉइल अगर ठीक नहीं है, सॉइल इरोजन हो गया है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो भी ये लोग शिफ्ट हो जाते थे। तो ये उनके शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स थे। तो ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी आ रहे हैं हम लोग नोमैडिक हर्डिंग्स पे। ओके, याद रखना व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग्स। तो याद रखना, जो लोग अपने साथ एनिमल्स लेके घूमते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ जो लोग हैं वो नोमैडिक हर्डिंग्स करते हैं, है ना। नोमैडिक हर्डिंग्स क्या है, ये लोग अपने साथ एनिमल्स रखते हैं, एनिमल हस्बेंडरिंग भी बोलते हैं हम उसको। तो practice in the semi-arid and arid regions of the Sahara Desert, Central Asia and part of India like Rajasthan, Jammu Kashmir। क्यों घूमते रहते हैं, ओके, वापस वही मैटर आया है। ओके, मजा आ रहा था, घूम रहे हैं, मजा ले रहे, नो नो ऐसा नहीं है। ओके, मजा ले रहे घूम रहे ऐसा नहीं है। वो क्यों घूम रहे थे, उसके पीछे का रीजन है। देखो यहाँ पे ऐसा बताया कि एरिड सेमी एरिड की बात कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट, एक कॉल है, जरा मैं बात कर लेता हूँ सर से। वाई मंथन, रिकॉर्डिंग चालू है, मत बोल। चलो, ब्रेक टाइम ओवर, नाउ विल कंटिन्यू। नॉमेडिक हर्डिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा देखिए, जो ये लोग घूमते रहते थे ना, वो क्यों घूमते थे एक जगह से दूसरी। देखो, तो जहाँ पे बारिश नहीं होती वो वाला एरिया है, एरिड और सेमी एरिड।
ओके, जिस एरिया में बारिश बहुत कम होती है या फिर होती नहीं, ऐसे वाले एरिया के जो लोग थे ना, तो ये सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया, इंडिया का राजस्थान वाला, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया जो है वो, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, उसके लिए घूमते थे। ओके, मजे के लिए नहीं घूमते थे, याद रखना। ओके, आपको लगेगा हो सर कितना अच्छा, पूरा इंडिया घूमने को मिल जाएगा ना। ओके, नो, इंडिया घूमने का शौक नहीं यस था सर, उनको। फ्री में वो भी। हाँ, तो चल के जाना था भाई, ट्रेन थोड़ी छोड़ देती थी उस टाइम पे। तो इन लोगों को सर तो भी अलग अलग मजा जगह, है। पैरेट आने पड़ेंगे। ये हर्ड्समैन जो थे वो अलग अलग जगह मूव होते रहते थे बिकॉज ऑफ फूड, याद रखना, एनिमल्स के फूड के लिए और अपने फूड के लिए भी। तो मूवमेंट्स उनकी जो थी वो कंटिन्यू रहती थी। अब क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज हो जाए तो भी उनको अलग जगह जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी है वो वाले एरिया में, समर में नहीं रह सकते। जहाँ बहुत बारिश होती है वहां पे रेनी सीजन में नहीं रह सकते। तो ये सीजन के हिसाब से भी एनिमल्स के साथ मूव करते, वरना एनिमल्स मर जाएंगे, है ना, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो क्लाइमेटिकल कंडीशन भी थी, और इनका जो पूरा लाइफ था किस पे डिपेंडेंट था, एनिमल्स पे, क्योंकि शिप्स थे उनके पास, कैमल, याक, गॉट। ओके, कॉमनली रेड एनिमल है, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, तो उनपे तो उनका जीवन चलता था। और भी प्रोडक्ट्स जो मिलती है उनको, फैमिलीज को उसका फायदा होता है, इसीलिए ये लोग उसके साथ घूमते रहते हैं, है ना। आज भी आपको पता होगा, हम जिस चीज से कमा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एनिमल्स पे ही कमाते थे ना, एनिमल्स की वजह से ही कमाते थे। उनका अर्निंग सोर्स क्या था, एनिमल्स, तो एनिमल्स तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे उनके सर, लिए। यस, सर तो वो बंजारा है ना। यस, यस, बंजारा कम्युनिटी को आप काउंट कर सकते हो, वो उसमें ही आते हैं। चलिए, अभी है कमर्शियल फार्मिंग, आपने इसका नाम भी सुना होगा। कमर्शियल फार्मिंग क्या है समझ लेते हैं पहले। देखो, वर्ड क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स मतलब ट्रेड, बिजनेस, ये जो भी हम बात करते हैं इसका मतलब होगा ट्रेड। तो ये कमर्शियल में आ जाता है। हम लोग फूड पर्पस के अलावा किसी पर्पस के लिए ग्रो करते हैं किसी भी चीज को। ओके, तो हो सकता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेड फॉर सेल्स इन मार्केट। The area cultivated and the amount of capital used in large, most of the work is done by the machines। याद रखना क्या होता है इसमें, क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो किए जाते हैं, वीट, मेज वगैरह ग्रो किए जाते हैं। ये कल्टीवेशन का जो है, जिसमें हम जनरली जो भी चीज ग्रो करेंगे उसको बेचने का लक्ष्य होता है हमारा। मतलब मेन गोल क्या होता है हमारा, वो चीज जो भी हम ग्रो करेंगे उसको खाने के लिए यूज नहीं करना है। ओके, और वो खाने के लिए होता भी नहीं, कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको हम लोग बेचने का काम करेंगे। ओके, फार्म में जो भी कलेक्ट होगा चीजें वो बेचेंगे, वो है कमर्शियल एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारे मशीन यूज होते हैं, बहुत सारे लोग यूज होते हैं। ओके, उसमें प्लांटेशन भी हो सकता है, मिक्स फार्मिंग भी हो सकता है, ओके, क्रॉप्स भी हो सकता है, अलग अलग चीजें, फूड क्रॉप्स भी हो सकता है जिसको सिर्फ बेचने के लिए करते हैं हम लोग। ओके, तो ये सारी चीजें होगी उसमें। मेजर प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड नॉर्थ अमेरिका। अब ये कहाँ होता है ज्यादातर, तो देखो, टेम्परेट एरिया, यूरोप, एशिया, देयर आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ द हेक्टर्स। बहुत बड़े बड़े जहाँ पे फार्म होते हैं 100 एकर्स में, ओके, वहां पे ये ग्रो किया जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया का जितना भी एरिया है उसमें जहाँ पे बड़े फार्म है, हमारे यहाँ सबसे बड़े फार्म कहाँ होते हैं, पंजाब, हरियाणा। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मिंग होती है, ज्यादा फार्म है, ओके, ज्यादा फार्मर्स है, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी ज्यादा, कमर्शियल एक्टिविटी। ओके, ये लोग कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। इसमें मिक्स फार्मिंग भी होता है। मिक्स फार्मिंग मतलब क्या, द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स। अब देखो, एक ही जगह पे एक से ज्यादा क्रॉप्स को लगाना, इट इज नॉन एज मिक्स फार्मिंग। ओके, सिंपली समझा दिया मैंने। इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ओके, और इसी का एक पार्ट है प्लांटेशन। ओके, किसका पार्ट है ये, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब अगर हम ले तो क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जिसमें हम क्या ग्रो करते हैं, जैसे टी, कॉफी, शुगर केन, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सारी चीजें ग्रो करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स। याद रखना, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसको
जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको बेच देना है मार्केट में और उससे हमें पैसे मिलेंगे। ओके, अगर आप भी करते हो ये तो ज्यादातर बेच ही देते होंगे। तो एसेंशियल फार्मिंग ऐसा बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं नजदीक होनी चाहिए, तो उसका फायदा होता है। अगर नहीं है तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, और आपको पता है हम खर्च बढ़ाने में नहीं मानते हैं। ओके, हमें खर्च कम करना है और आउटकम ज्यादा लेना है। ओके, ऐसा ही काम हम करेंगे जहाँ पे ये दो फायदे होते हैं। ओके, ये इंडियंस ऐसे ही काम करते हैं। मैंने बोला ना आपको ऑलरेडी, पहले शुरुआत में ही बोल दिया था मैंने, हमारे काम बहुत जबरदस्त होते हैं। अभी जिन फूड क्रॉप्स को हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले फूड क्रॉप्स कौन से हैं, और दूसरे क्रॉप्स भी फूड क्रॉप्स के साथ ले लेते हैं। मेजर क्रॉप्स, देखो एक तो फूड क्रॉप्स की जब भी बात करें हम लोग, तो याद रखना फूड क्रॉप्स में ऐसे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम लोग जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है खाने के लिए। ओके, तो बहुत सारे यूज करते हैं खाने के लिए, तो आपको ऐसा भी लगेगा है ना, बहुत सारे फूड क्रॉप्स यूज करते हैं खाने के लिए। तो उसमें कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे फूड क्रॉप्स की जब भी बात करें तो राइस, व्हीट, ओके, मेज एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग कभी ऐसा भी बोलते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे चीजें होती है, राइट। तो वो भी चीजें हैं, जैसे फाइबर क्रॉप्स हम बोलते हैं जूट एंड कॉटन को, वो खाने के लिए यूज नहीं होता, बट वो क्या है, फाइबर जिसका यूज करके कोई थर्ड चीज बनती है, कोई चीज बनेगी जिसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो ओके क्रॉप्स उनके बारे में पढ़ लेते हैं जिनको आप घर में यूज करते हो। ओके, एक है व्हीट। ओके, ब्रेड खाते हैं, रोटियां खाते हो? ब्रेड और रोटी, सर रोटी। हाँ तो ठीक है, यस गुड। जो रोटी खाते हो ना आप, हाँ, तो व्हीट सबसे ज्यादा खाया जाता है इंडिया में। और सबसे ज्यादा व्हीट कहाँ से आएंगे इंडिया में? पूरे इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है पंजाब और हरियाणा में। ओके, यहाँ बड़े बड़े फार्म है इसीलिए। ओके, दूसरा है राइस। ओके, राइस भी इतनी इंपॉर्टेंट है, खाना अधूरा लगता है अगर राइस ना हो। ओके, और कुछ स्टेट्स है हमारे, जैसे साउथ इंडिया के कुछ स्टेट, बंगाल वाला जो एरिया है, वो यहाँ पे राइस व्हीट से ज्यादा खाया जाता है। यहाँ पे रोटियां कम खाई जाती है, राइस ज्यादा खाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो मेन फूड क्रॉप्स है, व्हीट एंड राइस। तो पढ़ेंगे पहले राइस के बारे में। मेजर फूड क्रॉप्स है हमारे लिए वर्ल्ड में। ओके, उसका प्रोडक्शन इंडिया में और चाइना में ज्यादा होता है। ये डाइट के लिए बहुत जरूरी है, ओके, बॉडी के लिए जरूरी है, आपको पता ही होगा, आप खाते हो इसलिए। सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अब देखो राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, और वो तो हमारे यहाँ है, चाइना और इंडिया दोनों में। तो हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, हाई रेनफॉल भी चाहिए ना, हाई टेम्परेचर भी चाहिए। ऐसे एरिया इंडिया में है, इसीलिए यहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। ग्रो बेस्ट अलुवियम क्ले सॉइल, कहाँ पे होगा? अलुवियम सॉइल जहाँ पे होगी वहां पे, विच कैन रिटेन वाटर। अब देखो वो वाटर को कंज्यूम करके रख सकता है, उसके अंदर होल्ड करके रख सकता है। तो सर बहुत चाइना, वाटर चाहिए उसमें। हाँ, लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलो बाय द इंडिया। बाद में जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, मतलब हमारे नजदीक के जो कंट्रीज हैं यहाँ पे ज्यादा राइस होते हैं। क्लाइमेटिकल कंडीशन सुटेबल है हमारे आसपास, तो सबसे ज्यादा सुटेबल है बंगाल में, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स में राइस ज्यादा उगाए जाते हैं। ओके, इसके बाद है व्हीट। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing seasons and bright sunshine चाहिए इसको। तो हार्वेस्टिंग टाइम पे सनशाइन होता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन, मतलब पानी ज्यादा चाहिए इसको। ओके, लोमी सॉइल होती है यहाँ पे, वहां पे होगा। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहाँ पे ज्यादा व्हीट होते हैं। इंडिया में इज ग्रोन इन विंटर, हमारे यहाँ या विंटर में होता है। ओके, तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रोटी के बिना तो खाना होगा ही नहीं ना, हमारा खानी पड़ती है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। उसके बाद है मिलेट्स। ओके, मिलेट्स में क्या क्या आता है? देर आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं उसको। कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल लैंड, कम फर्टाइल लैंड पे भी इसका ग्रो कर सकते हैं। लेस रेनफॉल चाहिए। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सैंडी सॉइल हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। इट इज हार्डी क्रॉप्स दैट needs low rainfall and high to moderate temperature, मतलब हाई टेम्परेचर से मॉडरेट टेम्परेचर में हो जाएगा। एंड एडेक्वेट रेनफॉल, और बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, इतना बारिश चलता है।
बाजरा, रागी, ये जो है ज्वार, ओके, ये सारे इसमें आते हैं मिलेट्स में, याद रखना। कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नीजर। ओके, नाइजर बोलते हैं इसको, नाइजीरिया ना, बस वैसा ही, नीजर। इन कंट्रीज में ये जो मिलेट्स है वो ग्रो होते हैं, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, या जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, तो ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ऐसा बोल सकते हैं कि बाजरा है, ओके, रागी है, ये सारी चीजें हैं, ज्वार वगैरह, तो उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। उसके बाद है मेज। मेज तो आपको पता ही होगा, ओके, अभी बारिश के टाइम पे ज्यादा मिलने लगती है ना। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पे धूप ज्यादा होती है, ऐसे एरिया में होगी। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज इज ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। यहाँ पे ज्यादा मकाई होती है, मकाई बोलते हैं ना इसको, इट इज नॉन एज मेज, जिसका भुट्टा खाने जाते हो ना कभी बारिश के टाइम पे, ओके, बस वही है ये मेज। अमेरिकन मकाई, ओके, आपने देखा होगा, है ना। कुछ लोग कंफ्यूज, 2-3 बार लोगों ने मुझे पूछा कि सर अमेरिकन मकाई अमेरिका से आती होगी। मैंने बोला हे प्रभु माफ कर मुझे या उनको, दोनों में से इसको एक को। अमेरिकन मकाई मतलब वो जो सीड होते हैं ना, ओके, उसका प्रोडक्शन पहले अमेरिका में हुआ होगा, उन्होंने बनाया वहां पे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन मकाई मिलती है। इसका मतलब अमेरिका में ग्रो होकर इंडिया में नहीं आई है, इंडिया में ही ग्रो हुई है, लेकिन वो सीड्स जब बने होंगे तब अमेरिका में बने, वहां पहला यूज हुआ होगा उसका, उसके बाद इंडिया में आए, इसीलिए अमेरिकन मकाई। कुछ तो इसी गलत फहमी में खा लेते को, अमेरिका से आई है, अमेरिकन है, खा लेते हैं, बाद में बोलेंगे दूसरों को कि वो अमेरिका की मकाई खा के आए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, याद रखना। कॉटन, ओके, हमारे यहाँ होता है गुजरात में अच्छे से। तो कॉटन जो है उसमें से कपड़े बनते हैं, हम जो पहनते हैं, ओके, अब तो सिंथेटिक आ गए, बट कॉटन के ओरिजिनल पहनते हैं, तो उनके लिए बात है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, okay, and bright sunshine for its grow। इतना कंडीशन है इसके लिए, क्या, एक तो अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर मतलब कम रेनफॉल होगा, नो इश्यू, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे। अब फ्रॉस्ट फ्री डे मतलब पता है ना, वो फॉगी एरिया हो जाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी कॉटन सही से होगा। ओके, तो इतना 210 डेज ऐसे होने चाहिए तभी होगा ये, सोचो आप। तो ऐसा सर तो atmosphere ये गुजरात समर में होगा ना, दूसरा, समर में। या ब्लैक, वेट ब्लैक जो सॉइल होती है वहां पे होगा, ओके, अलुवियम सॉइल जो होती है वहां पे होगा। चाइना, यूएसए एंड इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट, यहाँ पे कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। पूरे इंडिया में सबसे अच्छा कॉटन हमारे यहाँ मिलता है, गुजरात में, ओके। गुजरात में एक एरिया है कानम नाम का, ओके, एक एरिया है चरोतर नाम का, ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है। अब उसके बाद है जूट, ओके, बंगाल और बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश, नॉट और, हमारे यहाँ बंगाल एंड उस तरफ बांग्लादेश, ये दो जो जगह है वहां पे जूट का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। जूट क्या है, वो उसके बैग्स बनते हैं जिसमें हम लोग क्रॉप रख सकते हैं, व्हीट वगैरह पैकिंग कर सकते हैं, ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है। जूट was also known as the golden fiber। It grows well on the alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate condition। And this crop is grown in the tropical areas, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश ट्रॉपिकल एरिया में होता है, तो हम सबसे पहले आते हैं, राइट। उसके बाद 2 और क्रॉप्स है, हमारे पास टाइम है 5 मिनट का, देख ही लेते हैं। उसके बाद है कॉफी, पीने गए ना कभी, वो हमारे सर घर पे बना के पिए। कर्नाटक में कुर्ग नाम का एक प्रदेश है, वहां पर अच्छे से कॉफी होती है। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन एरिया, लूमी सॉइल होना चाहिए, हिल एंड स्लोपी एरिया होना चाहिए, याद रखना, आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रो। इसीलिए ब्राजील में सबसे बेस्ट कॉफी होती है पूरे वर्ल्ड में, देन कोलंबिया एंड इंडिया, राइट, ये हमारे यहाँ। तो कर्नाटका में ये सारा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होगा, इसीलिए वहां होता है। टी कहाँ पे होता है, क्योंकि टी के बिना तो हमारा दिन ही नहीं शुरू होता,
है ना, टी तो Sir, चाहिए, nature- बाकी सब ना हो तो चलेगा। beverage is of टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस। ओके, बेवरेज क्रॉप भी बोलते, याद रखना इसको। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कूल क्लाइमेट, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, अच्छा रेनफॉल होना चाहिए, इसलिए असम में ऐसा होने को मिलेगा आपको। एंड थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ इट्स टिंडर लीव्स, उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसके लिए वो जरूरी है, वरना वो ठीक से नहीं होंगे। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स, मतलब वो जो आपने बताया टेरेस फार्मिंग करते हैं वो जेंटल, उसमें स्लॉप्स होते हैं, वो स्लॉप्स होने चाहिए। ओके, तभी ये ठीक से होगा, तो याद रखना। देन लेबर इन लार्ज नंबर, वो जो पत्तियां तोड़नी पड़ती है उसके लिए लेबर्स बहुत चाहिए। ओके, पिक द लीव्स, एंड होता कहाँ पे, तो केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, एंड प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की टी होती है, जो हम यूज करते हैं ना वो तो अलग है, बट आप अगर अच्छी क्वालिटी की टी चाहते हो तो आपको वहां से लानी पड़ेगी, महंगी मिलती है ना जो बहुत, वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। जो असम के लोग हैं उनकी चाय जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, तो कहाँ बेचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारे पास जो आई है वो तो है ही नहीं, ऐसा बोल लो, है ना। चलो, टाइम भी खत्म होने आया है, तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। आज का समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद नो डाउट। अच्छी बात है नहीं, अभी 1 2 3 देख लेता हूँ कुछ, हाँ बस नजदीक आ गए हैं, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बाद में खत्म कर लेंगे। ओके, जब भी टाइम मिलता है तब। ओके, और आप एक बार रीड करोगे, मैं हर चैप्टर के बाद ऐसा बोलता हूँ आपको कि यू हैव टू रीड एट दिस वन टाइम अ चैप्टर for your better understanding. Okay, so I hope you understood and you will do what I say. Okay, Yes, now sir. we can leave, Yes, and you sir. can also leave. I think you have. Bye, sir. Okay, bye. Yes, sir. Bye, sir. Bye and thank Bye, you very much. sir. YouTube पे Tata. वीडियो अवेलेबल हो जाएगा कल तक, you can revise if you want. Okay. Okay, sir.